हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए सेशन में नए सेट के साथ SBI PO 2018 PT के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इस सेट के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब सेट को डिस्कस करते हैं, लेकिन सेट डिस्कस करने से पहले हम आपको बोर्ड पर कुछ बेसिक्स ऑफ ग्रामर को एक बार रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पर देखिए, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, हैज, हैव, हैड, हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब हैज, हैव, हैड और हैविंग के बाद क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया का तीसरा रूप मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू के बाद V1 आता है और हैव का तीन रूप चलता है, हैव, हैड, हैड। तो इसलिए टू के बाद अगर हैव, हैड, हैड में से कोई एक लाना हो तो वो हैव आएगा, क्योंकि वो V1 है। ठीक। अगला सेंटेंस देखिए, पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पर वर्ब, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को देखते हुए लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो राम के साथ प्ले नहीं होगा, क्योंकि प्ले V1 है और V1 प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। तो राम प्ले नहीं, राम प्लेज। आगे है एंड, दो बराबर की चीजों को जोड़ता है। तो एंड के पहले अगर भर प्लस आईएनजी है तो एंड के बाद भी भर प्लस आईएनजी। जैसे रीडिंग एंड राइटिंग गिव्स मी हैप्पीनेस, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ब प्लस आईएनजी बराबर वर्ब प्लस आईएनजी। नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर में नाउन प्रीपोजिशन नाउन में दूसरे नाउन के बाद वर्ब आता है, और ये सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, ये डिपेंड करेगा कि नंबर 1 पर सब्जेक्ट क्या है। अगर ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वो भी प्लूरल। इस स्ट्रक्चर में ये सब सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये तीनों ग्रामर का हिस्सा है। तो हमको ग्रामर भी सीखना है, हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखना है, तब टोटलिटी में इंग्लिश की तैयारी हो रही है। तो ये वाली सब चीजें मैंने अपने अनुभव से इनको देखा, तो अनुभव से जो मैंने सीखा वही मैं आपको सिखा रहा हूं। तो राम के बाद अगर कॉमा है, फिर आगे जाकर के एक और कॉमा है, तो याद रखिएगा मेरा टेक्निक कि दो कॉमा के बीच में फालतू शब्द आते हैं। दूसरे कॉमा के बाद आपको हमेशा वर्ब मिलेगा, हमेशा, ये ध्यान रखना, वर्ड इज हमेशा वर्ब मिलेगा, और वो वर्ब जो है वो नंबर 1 वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसे मैंने ऐसे कहा, राम NIS ऑफिसर, राम कॉमा NIS ऑफिसर कॉमा इज माई फ्रेंड। अब देखो, मैं आपको गुमराह करने के लिए और क्या दे सकता हूं, राम, अब मैंने यहां कहा था NIAS ऑफिसर, और अब मैं बोल रहा हूं राम कॉमा हु इज एन IAS ऑफिसर कॉमा इज माई फ्रेंड, इज गुड। तो ये जो इज जो लगा है ये राम के लिए लगा है। दैट कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के दाएं बाएं सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो ये पहले मैंने बेसिक्स कुछ क्लियर कर दिया, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इनको मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए हम लोग सेट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। आपको इसमें डिटेक्शन ऑफ एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। बोल्ड जो भाग है, जैसे हैज गेनिंग पॉपुलैरिटी, ये इतना बोल्ड भाग है, इसी में आपको मिस्टेक को करेक्ट करना है और फिर दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो अभी मैंने आपको नंबर 1 पॉइंट बताया था कि हैज, हैव, हैड और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म। तो ये गलत हो गया, हैज के बाद गेनिंग नहीं, तो यहां पर होना चाहिए था, चूंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है, सेंटेंस इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट भी प्लूरल है, बोथ आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, बोथ दो के लिए आता है। तो दो चीज के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा, और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। इसलिए 1 का आंसर ए। 2 पर आइए, 2 में ही इज सैड, तो यहां थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। ही असल में क्वेश्चन में भी जो हमने जहां से क्वेश्चन लिए हैं उस किताब में भी सैड है। अब आप देखो ना, ही इज सैड, और आगे जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, तो होना चाहिए था ही इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि। तो ही इज सैड टू हैड। अब बोर्ड पर आइए, 2 के बाद अगर आप हैज, हैव, हैड में से कोई एक लगाना चाहते हैं तो हैड नहीं होगा, 2 के बाद V1 हैव। तो इस प्रकार से 2 का आंसर हो जाएगा 4। 3 पर आइए,
रिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहां पर नाउन है, जिसको देखते हुए वर्ब बिल्कुल सही आया है। रिक्वायर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन मीन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो रिक्वायर्स तो बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है मैनी वायरिंग, असल में मैनी के बाद जो नाउन आता है वो काउंटेबल आता है, जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, तो यहाँ तो मैनी वायरिंग, जैसे मैनी प्लेइंग, मैनी सिंगिंग, मैनी वायरिंग, ये आईएनजी वाला ऐसे करके नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको मैनी शब्द से ऑब्जेक्शन है, तो मैनी हटा करके उसके स्थान पर हम कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो मैनी गलत है। हमको रिक्वायर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल सही है। तो अब आप एक सारे ऑप्शन को एक ग्लांस, एक झलक, एक ग्लांस दीजिए तो जरा। तो देखो ए तो आपका बाहर हो गया क्योंकि उसमें वर्ब रिक्वायर है जो कि प्लूरल है। बी आपका बाहर हो गया क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड टू मोर वायरिंग है। अगर हम चलो रिक्वायर्ड भी अगर हम एक सेकंड के लिए, अगर एक पल के लिए अगर हम उसको सही भी मान लें, तो टू मोर वायरिंग फिर सही नहीं है, क्योंकि मोर अगर आप कहीं भी लगाते हैं तो उसके समर्थन में आप देन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, जैसे मोर ब्यूटीफुल देन। लेकिन बोल्ड भाग के बाद कंजंक्शन एंड आया है, देन कंजंक्शन नहीं आया है, तो आप सेकंड डिग्री तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि उसमें तो वर्ब प्लूरल है जबकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इसका परफेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 4, विद इन द नेक्स्ट डिकेड कॉमा हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी, तो वर्ब भी बिल्कुल सही है और आगे गोइंग टू बी बिल्कुल सही है क्योंकि टू के बाद क्रिया का पहला रूप, तो बी जो है वो पहला रूप है। इसके 3 रूप चलते हैं, बी, वाज, बीन। तो बी का भी रूप जान लीजिए, 3 रूप, जैसे आपने हैव का जाना, बी, वाज, बीन। तो इसलिए टू के बाद जब कभी भी आएगा तो बी आएगा। क्यों बी आएगा? क्योंकि बी जो है वो भी1 है और बिकम का शॉर्ट फॉर्म है बी। जैसे आप कहते हैं आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, कोई कोई लोग बोलते थे आई वांट टू बी एन ऑफिसर। नेक्स्ट पर आइए, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हम लोग का इसका आंसर है 4 का 5 ई। 5 पर आइए, प्रिडिक्टिंग वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू है नाउन, प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड टेकिंग बिजनेस डिसीजंस कैसे, अकॉर्डिंगली। तो इसमें तो एंड के दाएं बाएं आप 3-3 शब्द देखते जाइए, 3-3 शब्द का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। तो 3 ही क्यों देखें सर? 3 इसलिए देखना है आपको क्योंकि एंड के पहले देखे 3 शब्द है, प्रिडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब एंड के बाद भी 3 देखिए, टेकिंग बिजनेस डिसीजंस, बिल्कुल सही है। ये तो सारे शब्द बिल्कुल सेट किए हुए हैं। तो 5 का इसीलिए आंसर है ई, कोई गलती नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए, यहां से डिटेक्शन ऑफ एरर शुरू होता है। अभी तक था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब है डिटेक्शन ऑफ एरर। द प्रीस्ट सब्जेक्ट, द आर्टिकल है, प्रीस्ट नाउन है, उसमें एस नहीं लगा है, सिंगुलर है। नंबर 2 पर वर्ब आना चाहिए था, लेकिन उसने फ्रेजल प्रीपोजिशन डाल दिया है, प्रीपोजिशन एक्सप्रेशन समेत। विथ भी डाल सकता था, विथ का अर्थ है के साथ, लेकिन उसने डाल दिया है टुगेदर विथ, जिसका भी अर्थ है के साथ। इसका अर्थ उसने वर्ब नहीं डाला है। तो अब पक्का ये गलती वर्ब में कराएगा, आगे जाकर के वर्ब प्लूरल डालेगा जो कि द प्रीस्ट के साथ मैच ही नहीं कर रहा होगा, तो वहां हमको सिंगुलर वर्ब डालना होगा, ये उसकी पुरानी आदत है। तो द प्रीस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स, वर नहीं वाज, क्योंकि वर WERE प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है WAS। तो 5 में बी ऑप्शन में गलती है, तो दूसरे खंड में गलती है, तो 5 का बी। 6 पर आइए, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, नंबर 1 पर ईच है और ईच का अर्थ है प्रत्येक, एक एक, इसीलिए ईच जो शब्द है वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वो नंबर 1 पर आया। सो हियर इन दिस सेंटेंस ईच इज बीइंग यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमको एक वर्ब चेक करना होगा ईच के साथ, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉइज कॉमा, अभी मैंने आपको कॉमा बताया था, फिर मैंने देखा कि आगे भी एक कॉमा है जो कि डी खंड में, डी पोर्शन में है।
कॉमा, और उसके बाद उसने आर डाला है, तो ईच को देखते हुए आगे जाकर के आर नहीं होगा, इज होगा। तो बोर्ड पर देखिए, इस स्ट्रक्चर पर वो सेट है ईच वाला क्वेश्चन। तो 6 का आंसर हो गया ई, क्योंकि ई में डी, हमारी गलती डी में है, लेकिन उसने डी का वर्णन ई में किया है, तो 6 का आंसर ई। 7 पर आइए, 7 में कोई गलती इसलिए नहीं है, ट्राइबल एंग्स, ट्राइबल एडजेक्टिव है, एंग्स नाउन है, ओवर प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन देगा, देखिए प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन देगा, उस नाउन के बाद एक वर्ब रखेगा, और चूंकि एंग्स में एस नहीं लगा है तो नाउन सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। तो आगे जाकर के अगर आप देखें तो उसने वर्ब दे रखा है रिफ्लेक्स, तो बिल्कुल सही, कोई इसमें गलती नहीं। ऐसे स्ट्रक्चर में जैसे 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मैं अपने अनुभव के साथ गारंटी से बता सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब चेक करता है, उसका इंटेंशन है वर्ब चेक करवाना। तो ये एग्जामिनर की बहुत पुरानी आदत है जिससे मैं वेल फैमिलियर हूं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि खाली पढ़ो मत, हमसे टेक्निक सुनिए। टेक्निक कोई भी आपको पढ़ा देगा, लेकिन टेक्निक जो टीचर बताता है ना वो डिफरेंट है। तो खाली ग्रामर के रूल सीखने से कुछ नहीं होता, हमको टेक्निक भी पता होना है। तो ये सब क्लास में बहुत व्यापक स्तर पर चर्चाएं चलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट मूव टू द, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द यंग वुमन हु, ठीक, इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम, इतना तक फालतू है। मेन द यंग वुमन कॉमा, मैंने यहां भी कहा था राम कॉमा हु इज एन IAS ऑफिसर कॉमा, तो वो बहुत चालाक है, उसने आगे कॉमा नहीं लगाया है, हमको डायरेक्ट दे दिया है। तो मैं आपको यहां बता दूं, यहां पर मेरे लिए जो मेन सेंटेंस है वो ये है, द यंग वुमन लिव्ड हियर, तो मैंने आगे जा करके वर्ब लिव्ड, द यंग, ये देखिए बोर्ड पर, द यंग वुमन लिव्ड हियर। अब लिव्ड जब मैंने कहा तो पहली क्रिया पास्ट, सारी क्रिया पास्ट, एक रूल है, पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट। तो देखो कितना चालाक है एग्जामिनर, उसने शुरू में इस डाल करके आपको कंफ्यूज करना चाहा, लेकिन देखो मैंने भी उसको कैसे टैकल किया, मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने लिव्ड पर ज्यादा जोर लगाया, क्योंकि मुझे उसकी चाल पहले से पता थी। तो मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए पहली क्रिया इज है, मेरे लिए पहली क्रिया इज नहीं है, मेरे लिए पहली क्रिया है लिव्ड जो कि पास्ट है। अब देखना ये पक्का आगे वर्ब प्रेजेंट डालेगा, तो हम जैसे आगे प्रेजेंट वर्ब देखेंगे हम उसको तुरंत पास्ट में बदल देंगे। तो देखिए आगे बट कंजंक्शन आया है, उसके बाद शी हैज लिखा है, तो हैज नहीं हैड। तो 8 का आंसर जो है, जो मिस्टेक है वो सी पार्ट में है, और सी पार्ट यहां पर सी में मेंशन है, तो 8 का आंसर सी। 9 पर आइए, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, वेरी गुड, हैज, बच गए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, हैज ग्रेट पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग सम यूजफुल स्कीम्स, बट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और जैसा सब प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर आया सिंगुलर वर्ब। अब आगे उन्होंने दैट की जगह एक कंजंक्शन लगाया है बट, बट भी कंजंक्शन है, दैट भी कंजंक्शन है। चलो बट के बाद पढ़ते हैं, बट द मिनिस्टर्स, अब ये तो प्लूरल है, हैव, ये भी ठीक है, इवन ग्रेटेस्ट, तो यहां एक माथा ठनका स्ट्राइक किया कि अगर ग्रेटेस्ट होता तो फिर 3rd डिग्री एडजेक्टिव है, तो उसके पहले तो फिर द लगना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी टेक्निक ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स के बीच में तुलना चल रही है, कोई एक्शन, कोई बात को लेकर के तुलना चल रही है, 2 ग्रुप बन गया, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और दूसरी तरफ उसके मिनिस्टर्स। तो जब 2 ग्रुप बने हुए हैं तो 2nd डिग्री आता है। तीसरी बात, इवन शब्द के बाद 2nd डिग्री का प्रयोग होता है, तो इसलिए सारे के सारे संकेत इशारा दे रहे हैं कि 3rd डिग्री ग्रेटेस्ट नहीं होगा, ग्रेटर होगा। तो 9 का आंसर हो गया आपका डी, और डी मेंशन है सी में। तो 10, अब इसमें क्या करना है, सेंटेंस को आपको, पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है 1 करके, आपको उसको नहीं छूना है, बाकी A B C D जो पोर्शंस हैं, पार्ट हैं, उनको आपको सेट करना है। तो आई थिंक इट्स ए स्कीम दैट, तो दैट तो हो गया आपका कंजंक्शन, उसके बाद आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
तो दैट के बाद हम सब्जेक्ट और वर्ब खोज रहे हैं। तो दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमें मिल रहा है ए में। ए में तो सब्जेक्ट मिल गया सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, ए में हमें सब्जेक्ट मिल गया। ठीक, अब हम वर्ब ढूंढ रहे हैं, तो सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स वर, तो ये हमको मिला डी में। तो ए के बाद डी आएगा, ए के तुरंत बाद डी आएगा, सम फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स वर एबल, टीचर्स है तो वर होगा। एक बात और, आप अगर मान लो, हम ऐसा भी मान लेते हैं कभी कभी स्टूडेंट जिस ईज आसानी के साथ हम सेट करें, हो सकता है उनसे सेट ना हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि स्टूडेंट जो हम समझ रहे हैं स्टूडेंट उसको नहीं समझ रहा है, वहां वो नर्वस हो गया एग्जाम हॉल में, तो सर मेरे लिए कोई और अल्टरनेटिव विकल्प बताइए। चलो, अगर आप शुरू से सेट नहीं कर पा रहे हो तो अब देखो मेरा टेक्निक, एक और टेक्निक देखो, आप बीच से सेट कर दो। फिर शुरू से सेट नहीं कर पा रहे हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप बीच से भी सेट कर सकते हैं। एक बात हमको दिखाई देता है कि सी जो है उसका एंड फ्रॉम प्रीपोजिशन से हुआ है और फ्रॉम के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक, अगर आप ये डी को भी नहीं देखते हो, हटाओ, ये भी नहीं देखते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरा देख लो, उसमें क्या है। सी में देखो हैविंग से एंड कर रहा है और मैंने आपको रटवा दिया हैज, हैव, हैड और हैविंग के बाद भी थर्ड क्रिया का तीसरा रूप। तो एक बात की तो गारंटी है कि सी के बाद बी जरूर सेट होगा, हैविंग स्टडीड, हैविंग स्टडीड। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सी के तुरंत बाद बी है, तो वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखा आपने, हैविंग के बाद भी 3 ला करके भी आप बीच में से भी सेट कर सकते थे अगर आपको दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर नहीं पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चाइनीज ऑफिशियल से दैट, दैट आना चाहिए था पक्का। चाइनीज अधिकारी कहते हैं कि, तो की को दैट इंग्लिश में बोलते हैं, वो दैट नहीं लाया चालाकी से, तो हम भी समझ गए कि दैट अगर उसने छिपा दिया तो आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। अब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ओर दौड़ लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमें जो दिखा वो हमें दिखा सी में, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज, और हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यही कारण है कि सी के बाद ए आएगा, हैज ड्रॉप्ड। अब देखो हैज के बाद क्रिया का तीसरा रूप, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो कि स्टार्ट सी से हो और उसके तुरंत बाद ए हो। पहले तो सी के तुरंत बाद ए देखिए कहां कहां है, तो सी के तुरंत बाद ए केवल 2 ही ऑप्शन में है, एक बी और एक सी। अब बी से शुरू नहीं हो सकता, तो शुरू होगा सी से, क्योंकि दैट छिपा हुआ है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरीके से इसका आंसर 11 का हो गया बी। 12, देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ, तो ए लॉट ऑफ का अर्थ होता है मैनी और मच भी हो सकता है, हिंदी में बहुत। एक तो ऑफ के बाद नाउन आएगा, और अगर वो काउंटेबल नाउन आया तो वो प्लूरल आएगा, ए लॉट ऑफ बॉयज, ए लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ, तो इसमें कंप्लेंट्स पहले आएगा, ड्राइवर्स भी हो सकता है लेकिन ड्राइवर्स को आगे पढ़िएगा तो मीनिंग नहीं आ रहा। तो देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट, किसके बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं, तो देयर हैव बीन ए लॉट ऑफ कंप्लेंट्स रिसेंटली अबाउट, और अबाउट के बाद अब होगा ड्राइवर्स, ड्राइवर लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कंप्लेन आई है। क्या चीज के बारे में कंप्लेन है, नॉट ओबेइंग, कि वो लोग मान नहीं रहे हैं। क्या नहीं मान रहे हैं भाई, द स्पीड लिमिट्स, वो स्पीड लिमिट को नहीं मानते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है गाड़ी 50 की स्पीड से ज्यादा मत चलाई, नहीं मानते हैं, 70 में चला देते हैं। किस शहर में, इन डाउनटाउन बोस्टन, शहर का नाम, तो बोस्टन शहर है, डाउनटाउन। तो इसका परफेक्ट आंसर है ए। चलो 13 का आंसर ई, क्यों, क्योंकि द गीता इज, ये तो पूरा का पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे जाकर के आपको पता चलेगा आने वाले सेशन में कि इज के बाद ए स्पिरिचुअल फिलॉसफी फालतू है, इज के बाद मेन है एड्रेस्ड। तो इज टेक्निकली भाषा में कोपुला वर्ब है, और कोपुला वर्ब का सपोर्ट क्रिया के तीसरे रूप से जुड़ता है, उसको कोपुला वर्ब को सपोर्ट चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पैसिव वॉइस। क्लास वाले स्टूडेंट को एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा,
लेकिन जो थोड़ा वीडियो में आज पहली बार है वो थोड़ा सा यहाँ पे पुट अप विथ बर्दाश्त करना है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आई एम एडिक्टेड टू, देखिएगा आगे टू भी है, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राम इज हैबिचुएटेड टू डूइंग दिस वर्क। देखिए ऐसा होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि सारा का सारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोपुला वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन सब उसने परफेक्ट सेट कर रखा है। तो एक बहुत बड़ा क्लास का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है क्लास में, सब्जेक्ट, कोपुला वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, नाउन। क्वेश्चन नंबर 14 गैप फिलर है। तो गैप फिलर में हमें ब्लैंक के बाएं एक बार देखना है और एक बार ब्लैंक के दाहिने देखना है, और हमें संदर्भ समझना है कि किस संदर्भ में बात हो रही, कंटेक्स्ट। संदर्भ मींस कंटेक्स्ट, तो वी हैव टू फिल द वर्ड अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। तो चलिए अब जरा देखते हैं। तो पहले तो पढ़ेंगे फटाफट, हिंट को ढूंढेंगे, कीवर्ड्स ढूंढेंगे, कंटेक्स्ट ढूंढेंगे, लेकिन ब्लैंक के तुरंत दाएं बाएं देखिएगा। इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, फालतू एक्स्ट्रा ये, इट वुड, कॉमा, कॉमा आना चाहिए था, कोई बात नहीं, हम जोर लगाएंगे कॉमा के बाद। इट वुड टेक मी टू करेक्ट, मुझे करेक्ट करने में समय लगेगा। करेक्ट क्या? ऑल द डैश इन योर रिपोर्ट। अच्छा, कोई हमने रिपोर्ट बनाई, उसमें डैश हो गया, उसको करेक्ट करना है। आई कुड राइट ए बेटर रिपोर्ट माई सेल्फ। अब रिपोर्ट में मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक्स को करेक्ट किया जाता है। तो 14 का आंसर ए। अब देखें ना, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट थोड़ी, प्रॉब्लम कोई मिस्टेक थोड़ी है। यहां तो मेन वर्ड ब्लैंक के तुरंत पहले आया है, करेक्ट। एक्यूरेसी, वाह, एक्यूरेट, एक्यूरेट आंसर। अब उसको तो वो एक्यूरेट है, 12 6 72, इसको आप करेक्ट क्या कीजिएगा, कोई मिस्टेक होता तब तो करेक्ट करते ना। 12 6 बताओ भाई स्टूडेंट, सर 60, नो, योर आंसर इज रॉन्ग, करेक्ट इट, इट शुड बी 72। तो एक्यूरेसी तो फालतू है। ऑब्स्टेकल को पार किया जाता है, करेक्ट नहीं, ऑब्स्टेकल मींस बाधा। डिस्प्यूट, विवाद, विवाद, डिस्प्यूट, विवाद, विवाद को हल करेंगे, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट तो केवल मिस्टेक्स होती है। चलो आगे चलते हैं। तो 14 का ए। 15 पर आइए, ब्लैंक के बाद डैश एजेंसी है, और 15 में ब्लैंक के पहले सर्विसेज है। तो आप किस एजेंसी की सर्विस को आप लोगे अगर आप पानी के जहाज, क्रूज, और वो भी आपको मेडिटेरेनियन सी की ओर जाना है, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन एरियाज, तो आप पानी के जहाज में जाना चाहते हैं तो आप डैश एजेंसी, किसका एजेंसी, तो पूरा सेट हो रहा है, ट्रैवल एजेंसी की सर्विस का फायदा उठाओगे। तो 15 का आंसर सी। 16 ए ट्रू डैश ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखो रिसोर्सेज, संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन का अनुमान लगाया जाता है, फिर उसको जाकर के देखा जाता है, और फिर संसाधन या तो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। जनरली पूरे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, हमेशा रिसोर्सेज कम रहेंगे, उसको लेने वाले ज्यादा रहेंगे। बैंक, पीओ, पोस्ट कम है, लेने वाले ज्यादा है। इसीलिए इकोनॉमी में रूल्स बने हैं, क्योंकि हमेशा रिसोर्सेज कम है, उसको लेने वाले ज्यादा होते हैं। और रिसोर्सेज का एस्टिमेशन, अनुमान लगता है। ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ, तो वो ग्रोथ नहीं होता उसका, वो बड़े इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड इज 16 का ई। 17 दे वुड लाइक लोकल अथॉरिटीज टू बी गिवन ग्रेटर डैश। अब हम डैश के पहले हमको कोई खास हिंट नहीं मिला, डैश के बाद फिर हिंट्स पक्का होगा। एज टू हाउ द मनी इज स्पेंट, मनी को कैसे खर्च करना है, पैसे को कैसे खर्च करना है, इसके बारे में चर्चा है। अफेयर्स, जैसे आप लोग बोलते हैं लव अफेयर चल रहा है, ये है वो, अफेयर नहीं होगा, उसमें पैसा खर्च वाला संबंध नहीं है। ओमिशन, मिटा देना नहीं। स्टेटमेंट नहीं, फंक्शन नहीं। डिस्क्रीट, समझदार, डिस्क्रीशन, समझ, हम आपकी समझ पर छोड़ते हैं कि आप पैसे को कैसे खर्च करोगे, वाइजली या फूलिशली, आपकी समझ। तो डिस्क्रीट का अर्थ है समझ, डिस्क्रीट समझदार, और डिस्क्रीशन समझ। तो आई लीव दिस टू योर डिस्क्रिशन। तो बैंक पीओ में गैप फिलर्स में ग्रामर के अलावा वर्ड पावर भी आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम क्लास में बोलते हैं कि ग्रामर के साथ साथ वर्ड पावर भी डेवलप कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सबको शेयर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज, तो भाई मेरा भी मोरल बूस्ट कीजिए।
तो कुछ नहीं करना इसके लिए, आप उसको लाइक कीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब उनको भी बोलिए करने के लिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बैंक पीओ के 10-15 ऐसे वीडियोस और बनाऊं। फिर मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी अलग से वीडियो बनाने का मेरा प्लानिंग है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट टू यू, टेक केयर।